साथियों यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर क्लासेस कब शुरू होगी उनके लिए क्लासेस जो है वह शुरू कर दी गई है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इस वन ईयर स्टडी के चैनल पर क्लासेस जो है वह आपको मिलने वाली है। साथियों आपको बताऊं कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी जो आपका है उसकी क्लासेज अभी शुरू हो रही है। और आज हम इकाई 10 जो माटी की मूर्तें जिसके अंदर हमें पढ़नी है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, उसे आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों आप जानते हैं कि राम वृक्ष वेनीपुरी का जो जन्म है वह 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने अपनों को लेकर, जो इनके अपने थे, उनको लेकर एक किताबें लिखी जिनका नाम इन्होंने रखा माटी की मूर्तें। और इसका जो प्रकाशन है वह 1946 में हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि कई बार यहाँ से कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें एक फैक्ट ये पूछा जा सकता है। साथियों आपको बताऊं कि माटी की मूर्ति की शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र थे, लेकिन सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से इनकी संख्या जो है वह 12 हो गई। साथियों भूमिका की बात करें तो माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष वेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा था। यानी जब आप जानते हैं कि स्वाधीनता सेनानी राम वृक्ष वेनीपुरी हुआ करते थे, और जब यह हजारीबाग सेंट्रल जेल, यानी अब हजारीबाग आप सभी को पता है कि झारखंड में है, उस जेल में बंद थे, तो उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। और इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे। आगे की बात करें तो लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में जो लेखक हैं, जो राम वृक्षपुरी हैं, वह चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के माध्यम से स्पष्ट करते चले जाते हैं कि उस समय, उस दौर में जब राम वृक्षपुरी साहब जब बचपन में हुआ करते थे, जब उनका बचपना चल रहा था, तब उस समय की सामाजिक स्थिति समाज में कैसी हुआ करती थी, समाज की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तथा जब हम बात समाज के सांस्कृतिक स्थिति की करते हैं तो समाज में सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्र में लेखक ने बचपन के स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उनकी तुलना की है। आगे की बात करें, पात्र पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो माटी की मूर्तें हैं, इनमें पात्र कौन कौन से हैं। तो पात्र में जो पहला नाम आता है वह रजिया का आता है, और रजिया लेखक की बचपन की दोस्त है। बचपन में माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी, यानी रजिया की जो माँ थी वह चूड़ी बेचने का कार्य करती थी, और रजिया चूंकि बच्ची थी और यह अपनी माँ की क्या करती थी, सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी थी। धार्मिक भेदभाव के कारण लोगों द्वारा उससे चूड़ियां नहीं खरीदने पर दुखी होती, और उसके पति की बात करें तो उसके पति का नाम हसन हुआ करता था। अगले जो पात्र हैं इस कहानी के वह बलदेव सिंह हैं। पूरब यानी बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। लाठी चलाने में निपुण थे। अब भाई पहलवान थे तो लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने तो उन्हें आएगा ही। गांव में राजपूत और अहिरों में वैर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी। क्योंकि बलदेव जो थे, बलदेव सिंह, वह पहलवान थे, लाठी चलाने में निपुण थे। और जब एक विधवा के खेत पर कब्जा कर लिया जाता है किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा, तो वह खेत क्या करते हैं, छुड़वाने का काम करते हैं। और इसी के कारण सुबह में कुछ लोग क्या कर देते हैं, बलदेव सिंह की हत्या कर देते हैं। सरजू भैया की बात करें तो यह लेखक के मुंह बोले भैया थे। पिता गुमास्तगी, यानी कहने का अर्थ है कि किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन क्या करते थे। लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति थे। विक्टर हुंगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र इस कहानी में किया गया है। आगे की बात करें, मंगर इस कहानी का पात्र है, और मंगर के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय से वह हलवाहा हुआ करता था। हट्टे-कट्टे शरीर का और स्वाभिमानी हुआ करता था। एक विकलांग विवाहिता बेटी का पिता था। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, यानी मंगर के एक पुत्र की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी का नाम भकोलिया हुआ करता था। पेपर में ये पूछ सकता है कि मंगर की पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे भकोलिया था। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धांग क्या हो गया, मर गया। कौन? मंगर। अब एक रूपा की आजी हुआ करती थी, यानी ग्रैंड मदर को आजी कहा जाता था। घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछा किए जाने पर कुएं में कूदकर जान दे दी। किसने? रूपा की आजी ने। आगे की बात करें तो एक और पात्र का जिक्र है जिसे हम देव के नाम से जानते हैं, और लेखक के बचपन का मित्र देव हुआ करते थे। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला वह व्यक्ति हुआ करता था। अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई। बाल गोविंद भगत की बात करें तो कबीर के अनुयायी हुआ करते थे, यानी कबीर के फॉलोअर्स हुआ करते थे। गाने में कुशल थे। खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाते थे। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह कहकर उत्सव मनाने को कहा।
आगे की बात करें तो भौजी, अब यह भौजी कौन थी? तो रिश्ते में लेखक की भाभी थी। स्वभाव से झगड़ालू थी, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो भी कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को ज़रा भी कुछ कहे तो उस पर ही बरस पड़ती थी। है ना? इसके अलावा झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख-दुख में साथ देना, भौजी के स्वभाव की क्या थी भई, ख़ास बात थी। परमेश्वर की बात करें तो लेखक की पटीदारी का व्यक्ति था, नशे की लती था, खूब नशा करता था, किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान था। तीज त्योहार में गाँव में रौनक ला देने वाला व्यक्ति परमेश्वर हुआ करता था। होली पर ढपली लेकर पूरे गाँव में गाता, बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता और दीपावली में होलिका दहन का प्रबंध भी करता था, परमेश्वर नाम का जो व्यक्ति था। इसके अलावे इस कहानी में बैजू मामा की चर्चा की गई है। जेल में रहने के आदि छोटी-छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में वह क्या थे? बंद हैं। जेल में पुए इतने प्रिय हैं कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल आ गया। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सज़ा होती है ना? इसके अलावा शुभान खां की बात करें तो पेशे से राजमिस्त्री थे। हिंदू-मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर शुभान खां के गाँव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी चाहते थे, लेकिन सुबा खां ने इसका कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता था, है ना? और लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का भी ज़िक्र किया है कि आस्था उनकी नहीं है, वह नास्तिक हैं। हज़रत हुसैन और यज़ीद के बीच लड़ाई का भी ज़िक्र है, जो मुहर्रम के पीछे की कहानी जो है, उसमें जो लड़ाइयाँ हुई थी हज़रत और यज़ीद के बीच। इसके अलावा बुधिया की बात करें तो लेखक जब किशोर था, तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती थी। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है, तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, 3 बच्चे हैं और वह पुनः क्या है, गर्भवती है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना होता है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। रज़िया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई। अब तो ऐसे भी गाँव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमान के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चुड़हारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमान की ताना-तानी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले थे। हिंदू की होली में मुसलमान की दाढ़ी रंगी होती थी और मुसलमानों के ताज़िए में हिंदू के कंधे लगे होते थे। ताज़िए के दिन थे, मेरे गाँव में भी ताज़िया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं था। लेन-देन जिसे नग्न शब्दों में शुद्धकोरी कहिए चाहता है। आदमी आमदनीपन को खो दे, वह ज्यों खटमल नहीं चिल्लर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही दंग रहा है। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को प्रतीतियों के साथ सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती है। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? हमने सुन रखा था दुनिया में साढ़े 3 ही वीर है। पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूअन और आधा राजा रामचंद्र। जैसे सूअर और गेहूअन सीधा वार करते, पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन वाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होता, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही साथ की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का, धधकती हुई बालू की लू लपेट में दिन रात, रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखों ही नहीं तृप्त हो जाती। उसका शरीर का रोम रोम पुलकित और सिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुदासा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रखे और उसकी सजनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। वह किताब जज को यहाँ हक कहाँ देती है कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। आदमी के कृत्य में ऐसी परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर भी आदमी के भीतर जो इंसानियत है, उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ध्यान देना उस किताब में जैसे हराम हो। जैसे मालूम होता है कि काम और अल्लाह, ये 2 ही चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। शुभान खां के लिए ये बातें कही गई है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिट-झट काम में जुट जाते और इसे ही अपना वह क्या मानते थे? पवित्र कर्तव्य मानते थे। शहरों की बीमारी धीरे-धीरे देहात में भी घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो ज़िंदगी भर कसाईखानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे एक दिन किसी एक गाय कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। तो इस प्रकार से ये माटी की मूर्ति थी बाबू, और आपने जो संक्षिप्त में इन बातों को समझा होगा, यहाँ से प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।